नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूँ चांद कुबा। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है पेंटिंग्स। आप ये फ़ोटो देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम पेंटिंग्स का जो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आज कवर करने वाले हैं। पेंटिंग्स के इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़े उससे पहले मैं इस खूबसूरत सी पेंटिंग के कलाकार को भी आपको दिखा दूँ, मजनू भाई। अब देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी का एक सीन था, इफ़ यू डोंट रिमेंबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी का एक सीन था वेलकम से, आई बिलीव, राइट? सो ये पेंटिंग तो आपको दिखानी बनती थी। चलिए पेंटिंग्स की तरफ आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अब आपको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं रह गई। दिल्ली के छोटे-छोटे कमरों में बैठने की या रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कॉस्टली कमरों में रहने की आवश्यकता नहीं है। अब आप घर बैठे ही यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपकी तैयारी को और ज़्यादा सुगम बनाने के लिए तैयारी 360 आईएएस लेकर आया है अपना लाइव फाउंडेशन बैच, जिसकी क्लासेस जो हैं वो 27th ऑफ मई से शुरू होने वाली हैं। ये जो बैच है दोस्तों, इसकी ख़ासियत ये है कि भाई जो दिल्ली में जो ओल्ड राजेंद्र नगर में आपको सारी सहूलियत मिलती हैं, जो सारे फीचर्स आपको बैचेज़ में देखने को मिलते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के, वो सारे के सारे बेस्ट जो फीचर्स हैं, वो इस बैच में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो बैच है केवल 24,999 में आपको मिलेगा। अगर आप CHAND का कोड इस्तेमाल करते हैं, आपको करना क्या है, www.tayari360.com पे जाके इस बैच के लिए रजिस्टर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप 9717651100 इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम के साथ बात कर सकते हैं। चलिए, पेंटिंग्स की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, वो रॉक्स के ऊपर रॉक आर्ट की फॉर्म में देखने को मिलती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में भी खासकर हम पैलियोलिथिक एज की बात करने वाले हैं आज। पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर हम चालकोलिथिक एज की तरफ आएँगे। तो हमें जो सबसे पहली पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, वो रॉक आर्ट की फॉर्म में देखने को मिलती हैं। रॉक आर्ट एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। रॉक आर्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्या-क्या चीज़ें रॉक आर्ट में आ जाती हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा। इसमें पेंटिंग्स आ गई, जैसे आप ये पेंटिंग देख रहे हैं। अब इस तरह की अगर पेंटिंग्स को पत्थर के ऊपर, रॉक के ऊपर किया जाता है विद पिगमेंट्स एंड ऑल, तो वो पेंटिंग हो गई जिसमें आप पहले ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद बीच में कलर भरते हैं। So as the name suggests, ड्राइंग। सो बेसिकली ड्राइंग्स आर यू आर मेकिंग शेप्स विद द लाइन्स, उसको हम ड्राइंग बोल देते हैं। उसमें जब हम कलर्स फिल कर देते हैं तो वो पेंटिंग हो जाता है। एंड फिर एंग्रेविंग्स की बात करें, एंग्रेव क्या होता है? भाई देखिए, जब आप कहीं पे रॉक का सरफेस उतारते हैं, राइट? स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच करके कुछ उसके ऊपर उकेरने की कोशिश करते हैं, उसे हम एनग्रेव कह देते हैं। स्टेंसिल क्या होता है? स्टेंसिल वो होता है जहाँ पे आपने देखा होगा, हम बचपन में स्टेंसिल का यूज़ भी किया करते थे, जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्केल आता था, उसमें इस तरह से ए, बी, सी कटा हुआ होता था, उसमें हम फिर जब पेन से वो किया करते थे। आज की डेट में भी रंगोली आर्ट बनाने के लिए ना उसमें कई सारी शेप्स आती हैं, ऐसे कार्डबोर्ड कटे हुए होते हैं अलग-अलग फूल पत्तियों की शेप में, एंड उसमें जाके आप सिर्फ़ कलर भर देते हैं ऊपर से। वो जो होता है उसे हम स्टेंसिल्स बोल देते हैं। सो बेसिकली क्या आता है, एक फ्रेम होता है, उसके ऊपर उसको आप किसी भी सरफेस पे लगा के उससे जब आप कलरिंग करते हो उसको स्टेंसिल बोल देते हैं। प्रिंट क्या होता है? प्रिंट जैसे आपने देखा कि भाई आप, एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को आपने कलर में भिगोया एंड उस ब्लॉक को जाके फिर आपने दीवार पे कहीं पे लगा दिया, तो उसको प्रिंट बोलते हैं। बास रिलीफ क्या हो गया? अगेन एंग्रेविंग्स का ही एक हायर वर्ज़न आप कह सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे आई मीन जो एंग्रेविंग्स होते हैं उसको और इन डेप्थ ले जाते हैं, उसको हम बास रिलीफ कह देते हैं। एंड फिगर क्या होता है? फिगर इन रॉक शेल्टर क्या होता है? जहाँ पे आप स्कल्पचर्स का निर्माण करते हैं, एंड वो जो स्कल्पचर्स होते हैं वो विदिन द रॉक होते हैं, ठीक है? उसको आप अलग नहीं करते हैं, वो रॉक उसी में जुड़ी हुई होती है, ठीक है? जैसे हमने धौली वाला एनिमल देखा था, राइट? एलिफेंट देखा था। ठीक है? चलिए, तो ये बहुत सारे आपने टाइप्स देखे रॉक आर्ट के ही इन टाइप्स को आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब 2 इम्पोर्टेंट जो हमें यहाँ पे टॉपिक्स देखने हैं, वो है पेट्रोग्लिफ्स एंड पिक्टोग्राफ्स। जो पेट्रोग्लिफ्स होता है, सबसे पहले उसका क्या मतलब है वो समझते हैं। देखिए, जब हमने यहाँ पे बात की ना एनग्रेविंग्स की या बास रिलीफ की हमने बात की, बेसिकली क्या होता है पेट्रोग्लिफ्स में, जहाँ पे एक रॉक सरफेस को आपने स्क्रैच किया, स्क्रैच करने के बाद आपने उसमें कुछ एनग्रेव कर दिया, एंड वो एनग्रेविंग जो है, वो हमारा क्या बन जाता है? लेट्स से दिस इज़ एलिफेंट, ठीक है? ये एलिफेंट है।
अब ये जो एलिफेंट आपने बनाया या जो भी एनिमल, अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी भी नहीं है, ये जो पेट्रोग्लिफ्स इसे बोलते हैं। पिक्टोग्राफ क्या होता है? व्हेन यू आर पेंटिंग ऑन टू द सरफेस, कार्व्ड इनटू क्या है? वो है पेट्रोग्लिफ्स, एंड ऑन टू द सरफेस आप जब पेंटिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ्स बोलते हैं। अब इंडिया में अगर हम बात करें तो हमें जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं वो अपर पैलियोलिथिक टाइम से देखने को मिलती हैं। अब अपर पैलियोलिथिक एज को थोड़ा सा समझें। अब देखें, सबसे पहले तो स्टोन एज में 3 एजेस हमें देखने को मिलती हैं: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक सबसे ओल्डेस्ट है, ट्रांजिशनल है मेसोलिथिक, एंड फिर नियोलिथिक। अब लास्ट चैप्टर हमने हिस्ट्री का, इफ़ यू रिमेंबर, हमने उसमें बात भी की थी कि किस तरह से स्टोन्स रिफाइन होते गए एंड एजेस में बदलाव आता गया, लोगों की लाइफ चेंज होती गई, इकोनॉमी चेंज होती गई। अब पैलियोलिथिक एज को भी फर्दर 3 सब एजेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे जो पुरानी है वो लोअर है, फिर मिडल आती है, एंड देन कम्स द अपर पैलियोलिथिक एज। तो जो हमें पेंटिंग देखने को मिलते हैं, जो पेंटिंग के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, वो अपर पैलियोलिथिक टाइम से देखने को मिलते हैं। नाउ आप यहाँ पे ये जानकर हैरान होंगे कि जो फर्स्ट डिस्कवरी है रॉक पेंटिंग्स की, वो एज लेट एज 1867-68 में की गई। इससे पहले कभी रॉक पेंटिंग्स को खोजा ही नहीं जा सका। राइट, अब रॉक पेंटिंग्स हमें, जो अपर पैलियोलिथिक एज से बिलोंग करती हुई रॉक पेंटिंग्स हमें देखने को कहाँ मिलती हैं? तो यहाँ पे लिखा है कि भाई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट केव्स हैं, हिस्टोरिकल केव्स हैं, जैसे हम जो उत्तर प्रदेश में भी हैं, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, उत्तराखंड में जैसे लखुदियार हो गया, भिमबेटका हो गया मध्य प्रदेश में। इस तरह से बहुत सारी केव्स हैं जहाँ पर हमें ये देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पे देखिए, लखुदियार केव्स हैं उत्तराखंड में, ये आप यहाँ पे पेंटिंग्स देख पा रहे हैं। ये अपर पैलियोलिथिक से बिलोंग करती हुई। इसी तरह से ये वेवी लाइंस आप देखें तो ये पिक्टोग्राफ्स हैं। बेसिकली पिक्टोग्राफ्स क्या होते हैं? जब हमने कहा कि भाई रॉक के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं, उसको हम पिक्टोग्राफ कह देते हैं। ठीक है? आप यहाँ पे देखेंगे हैंड लिंक्ड डांसिंग फिगर्स हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे डांस कर रहे लोग हैं, एंड यहाँ पे सिर्फ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं। इस तरह से ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए गए हैं। अब कहते हैं जी, पेंटिंग्स को फर्दर हम 3 कैटेगरीज़ में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना अपर पैलियोलिथिक एज की। वहाँ पे जो हमें पेंटिंग्स देखने को मिली हैं, वो बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में हमें डिवाइड की गई देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग्स की पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। दूसरा हो गया एनिमल्स की पेंटिंग्स हो गया, एंड तीसरा जो है वो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे, ये ह्यूमन बीइंग्स आ गया, ये एनिमल्स आ गया, एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स अभी हमने देखा, ये ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो कलर्स का इस्तेमाल है अपर पैलियोलिथिक एज में, वो वाइट, ब्लैक या फिर रेड ओकर। अब रेड ओकर क्या, जिसे हम गेरू बोल देते हैं, राइट, गेरू बोल देते हैं, वो रेड ओकर हो गया। तो ये 3 रंगों का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। अब इसमें जो खासियत है वो पेंटिंग्स की, वो ये, या यूँ कहें कि इसका एक जो यूनिक फीचर है वो ये कि ह्यूमन बीइंग्स को इन्होंने स्टिक लाइक फीचर्स में या फॉर्म में दिखाया गया है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं की गई है ह्यूमंस को ड्रॉ करने में, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जानने में ज़्यादा मेहनत नहीं की गई है। इस तरह से यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स को दिखाया गया है। ठीक है जी? तो ये हमें यहाँ पे जो है पेंटिंग देखने को मिलती हैं अपर पैलियोलिथिक एज की। अब यहाँ पे ये जो पेंटिंग देख रहे हैं, कहते हैं जी, अ लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल, a fox, multi-legged lizard are the main animal motifs। सो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इस तरह का एनिमल हमें देखने को मिलता है। फॉक्स हो गई, मल्टी लेग्ड लिजर्ड हो गई, वेवी लाइंस, रेक्टेंगल फिल्ड ज्योमेट्रिक डिजाइंस, एंड ग्रुप ऑफ डॉट्स कैन ऑल्सो बी सीन। सो अगर हम ज्योमेट्रिक पैटर्न्स की बात करें तो वो इस तरह के पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। अब कहते हैं जी, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है, या सीन हमें जो देखने को मिलता है, वो है ह्यूमन बींग्स को डांसिंग करते हुए दिखाया गया है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, यहाँ पे डांस करते हुए दिखाए गए हैं। आज की डेट में भी इस तरह के डांसिंग सीन्स हमें कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ में देखने को मिल जाते हैं। राइट, अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी से ही ली गई फोटोग्राफ है। क्या कहते हैं जी, इन दिस पिक्चर हैंड लिंक्ड फिगर्स इन डांसिंग मोड आर शोन। इनफैक्ट दिस इज recurrent theme। It also it also recalls the dancing scene from the Lakudiyar caves painted in उत्तराखंड। सो बेसिकली आप देखेंगे कि ये जो सीन्स है ना, ये उस समय की सोसाइटी के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। हमें देखने को मिलता है कि भाई देखिए, उस समय की जो सोसाइटी है वो भी एंटरटेन करती थी अपने आप को। ठीक है? किस तरह से एंटरटेन करती थी? तो इस तरह के डांस के
टू वो एंटरटेन करते थे, दिस मस्ट बी सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, राइट? सो ये एक ड्रम की तरह हमें नजर आ रहा है, तो ये भी कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वहाँ का रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर एक और जो फीचर हमें इस एज का देखने को मिलता है वो है जी सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग्स। सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या है? अब देखिए इसके अलग अलग मायने यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस आई मीन इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस होल थिंग इज कि भाई सुपर इम्पोजिशन क्यों की गई होगी। आप आज भी किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, आज आज भी कहीं पे अगर आप मंदिर वगैरह में जाते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि एक ही जगह पर वहाँ पे बार-बार रंग लगाया जाता है, ठीक है? चाहे आप कहीं पे भी चले जाएँ, जैसे हनुमान जी की कोई म्यूरल है, हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ पे आप देखेंगे कि पेंट किया जाता है हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर एंड ऑयल के एक मिक्सचर के द्वारा उनके ऊपर लेप लगाया जाता है ना ट्यूसडे को। नाउ इस तरह का ये क्या पर्पज़ है? रिलीजियस पर्पज़ है। तो अगर ऐसा माना जाता है कि भई अगर एक ही जगह पर बार-बार सेम तरह की पेंटिंग्स या सिमिलर तरह की पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं, तो उसके पीछे कोई लॉजिक अगर होगा तो वो होगा जी स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस पर्पस उसके पीछे रहा होगा कि भाई नेचर को प्रे करने के लिए एंड प्रे में दिखाने के लिए भाई ये चीज़ हमारे को चाहिए। ये एक पर्पस हो सकता है कि जिसकी वजह से यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। अब भीमबेटका की बात कर रहे थे हम। भीमबेटका में हमें देखिए भीमबेटका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केव्स हैं, नेचुरल केव्स हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि भाई एंशिएंट एजेस पैलियोलिथिक एज से ही वहाँ पे जो हमारे यहाँ के लोग थे, उनका निवास था। नाउ इसकी जो शुरुआत है या जो इसकी खोज है वो 1957-58 में आर्कियोलॉजिस्ट हैं वीएस वाकांकर उनके द्वारा की गई थी। नाउ भीमबेटका में 7 फेसेस की पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। 7 7 फेसेस की पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। अब उसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट हैं, वो है पीरियड 1, 2 एंड 3 की पेंटिंग्स, जिसमें अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड चालकोलिथिक पेंटिंग्स का ज़िक्र आ जाता है। अब अपर पैलियोलिथिक जो पेंटिंग्स हैं, जैसे हमने अभी ऊपर बात की, वो फीचर्स लगभग-लगभग हमें सेम देखने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं। जैसे लखुदियार में हमने व्हाइट एंड रेड कलर की बात की थी एंड यहाँ पे थोड़ा-सा कलर्स का और हेर-फेर आ जाता है। अब क्या फेसेस में या क्या फीचर्स हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कहते हैं जी फेसेस आर लीनियर रिप्रेजेंटेशन and in Greek and dark red of huge animal figures such as bisons, elephant, tigers, rhinos and boars beside stick like human figures. So stick like human figures तो हम ऊपर भी देख कर आए जहाँ पे हमने लाखुदियार केव्स में हमने देखा कि स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स बनाए गए थे। दूसरी बात ये कि जो एनिमल फिगर्स हैं, उनके ऊपर भी ज़्यादा मेहनत नहीं की गई है। अब इसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। वन ऑफ द रीज़न्स इज़ कि देखिए उस समय की जो सोसाइटी है, अब क्योंकि स्टोन टूल्स वर नॉट रिफाइंड, राइट? सो देयर वर लार्ज स्टोन टूल्स। लार्ज स्टोन टूल्स होने से क्या होता था, लार्ज स्टोन टूल होने से वहाँ पे एनिमल्स को हंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था, इट वाज़ अ लेबोरियस टास्क। अब बाद में जैसे-जैसे धीरे-धीरे टूल्स रिफाइन होते गए, बो एंड एरो पे आ गए या फिर जो टूल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो गए, तो उनको इस तरह से पियर्स वो बना के भाला बनाकर पियर बना के हमने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। हंटिंग बिकेम ईज़ी, गैदरिंग बिकेम ईज़ी, बट दिस वाज़ द टाइम जहाँ पे लोगों के पास सरप्लस टाइम नहीं हुआ करता था। तो इतना ज़्यादा सरप्लस टाइम नहीं था, सो दे कुड नॉट डिवोट दैट मच ऑफ एनर्जी। इस वजह से हमें यहाँ पर ये पेंटिंग्स जो हैं, जिसमें कम समय में इस तरह की पेंटिंग्स का निर्माण होता होगा, इस तरह की पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। कहते हैं जी फॉर ह्यूमन फिगर्स ग्रीन पेंटिंग्स आर डन व्हेन दे आर डिपिक्टिंग डांसर। सो डांसर्स को डिपिक्ट करने के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल एंड हंटर्स को डिपिक्ट करने के लिए रेड कलर का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। अब मेसोलिथिक एज पे आते हैं। मेसोलिथिक एज की शुरुआत जो है ना, वो हमें अराउंड 1000 से 4000 बीसी के बीच में देखने को मिलती है। सो इसको इस तरह से लिखा जाना चाहिए 4000 से 1000 बीसी तक के बीच में देखने को मिलती है, राइट? अब यहाँ पर ये नहीं है कि भाई देखिए अगेन पेंट जो मेसोलिथिक एज है, वो भी कोई यूनिफ़ॉर्म नहीं है और ऐसा नहीं है कि जो मेसोलिथिक एज की हम बात कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल बात कर रहे हैं। ऑफ़ कोर्स मेसोलिथिक एज जब हम अगर इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे चालकोलिथिक एज चल रही है। हड़प्पन सिविलाइज़ेशन आ चुकी है, फिर उसके बाद आर्यन्स आ चुके हैं, राइट? बट अगेन मेसोलिथिक एज वेरी करती है।
नाउ इसमें मल्टीपल थीम्स हमें मेसोलिथिक एज में देखने को मिलते हैं, बट द पेंटिंग्स आर स्मॉलर इन साइज। जो पेंटिंग्स हैं इस समय की वो स्मॉलर हैं, क्योंकि जो टूल्स थे वो रिफाइन हो गए, एंड हंटिंग सीन्स आर प्रिडोमिनेंट। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी, क्योंकि इस समय टूल्स जो हैं वो काफ़ी स्मॉल हो गए हैं, एंड टूल्स क्योंकि स्मॉल हो गए तो आप देखेंगे इस तरह से स्पीयर्स का इस्तेमाल हो रहा है, बो एंड एरो का इस्तेमाल हमें देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर एक चेंज आ गया। हंटिंग सीन्स जो उस समय के प्रीडोमिनेंट सीन रहे होंगे उनको यहाँ पे डिपिक्ट करती हुई पेंटिंग्स बनाई गई हैं। कहते हैं जी, हंटिंग सीन्स डिपिक्ट पीपल हंटिंग इन ग्रुप्स आर्म्ड विद बार्ब्ड स्पीयर्स, पॉइंटेड स्टिक्स, एरोज एंड बोज। तो इस तरह के हमें मेसोलिथिक, तो इस तरह से जब भी हम अगर मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज की इकोनॉमी को पढ़ लेते हैं, उस समय की लाइफ को पढ़ लेते हैं, तो वही लाइफ रिफ्लेक्टेड है इन पेंटिंग्स में, इसलिए वो टफ नहीं रह जाता हमारे लिए कि पेंटिंग्स के सीन कैसे याद रखेंगे। इट इज़ नॉट टफ इफ़ यू नो कि देयर इज़ एन इवोल्यूशन इन स्टोन्स, देयर इज़ एन इवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी, तो उसके बाद आपको सोसाइटी की लाइफ माइंड में वैसे ही चलती रहती है, एंड वही डिपिक्ट होती है यहाँ पे दिखाई देगी, तो कुछ याद करने का रह नहीं जाता। कहते हैं जी, हंटिंग सीन्स प्रिडोमिनेट इन मेसोलिथिक पेंटिंग्स। This is one such scene where a group of people are shown hunting in bison. Some injured men are depicted lying scattered on the ground. These paintings show mastery in skill of the drawing these forms. So again, पेंटिंग्स भी कॉम्प्लेक्स हो गई ना, पेंटिंग्स भी आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स हो गई। क्यों? क्योंकि अब जो है हंटिंग ईजियर, कंपैरेटिवली ईजियर हो गया, एंड फास्ट हो गया, इसलिए लोगों के पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा है। ठीक है, टाइम एक्स्ट्रा है तो दे कैन गिव एक्स्ट्रा टाइम टू पेंटिंग्स। ठीक है, कहते हैं जी, समटाइम्स मेन आल्सो हैव बीन अडॉर्न्ड विद एलाबोरेट हेड ड्रेसेस, समटाइम्स पेंटेड विद मास्क आल्सो। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइम। आपकी लाइफ इजी हो गई, आप अब यहाँ पे हेड ड्रेसेस के बारे में भी सोच सकते हो, कुछ मास्क वगैरह भी आप देख सकते हो, बना सकते हो, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक, किस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे हेड गियर का, हमें ये देखने का, आप देख रहे हैं हेड गियर्स इस तरह से सिर के ऊपर इसके रखा हुआ है। ठीक है, ये हेड गियर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर हेड गियर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ठीक, इस तरह से, ये देखेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये बोज एंड एरो आ गए। ठीक है, एंड कौन से एनिमल्स उस समय ये यहाँ पे देखते होंगे उनको इन्होंने डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, अब ये बर्ड्स हो गए, हंटिंग सीन्स हो गए, ये सारे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है जी, इन सम पिक्चर्स इवन द एनिमल्स आर चेजिंग मैन, इन अदर्स दे आर बीइंग चेज्ड एंड हंटेड बाय मैन। सो हंटिंग बाय मैन हमने देखी, लेकिन शिकारी भी शिकार हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि शिकारी शिकार हो गया, यानी कि एनिमल इज चेजिंग मैन। तो यहाँ पर ये भी सीन हमें देखने को मिलते हैं। अगेन, मोर टाइम, मोर स्पेशलाइजेशन इन पेंटिंग। ठीक है, चालकोलिथिक पीरियड, अब देखिए चालकोलिथिक पीरियड जो है सॉ द इंक्रीज ऑफ यूज ऑफ ग्रीन एंड येलो कलर, एंड इस समय की जो पेंटिंग्स हैं ये बैटल सीन्स को डिपिक्ट कर रही हैं, क्योंकि सोसाइटी बड़ी होती जा रही है। सोसाइटी में जो कॉम्प्लेक्स जो फीचर्स हैं सोसाइटी के, पॉलिटिकल फीचर्स जो हैं सोसाइटी के, वो आते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब लोगों की जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो गई हैं। इकोनॉमी, अब देखिए, फूड एंड शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये 3 बेसिक नीड्स हैं, जब ये फुलफिल हो जाती हैं तो सोसाइटी में बाकी की चीज़ों के लिए, हम मैस्लोज़ हायरार्की की भी बात करते हैं। तो व्हेन वी हैव बेसिक नीड्स फुलफिल्ड, उसके बाद हम अपनी और जो नीड्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं या फिर सोसाइटल रिकॉग्निशन एंड ऑल है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो चालकोलिथिक एज में हमें देखने को मिलता है बैटल सीन्स। तो बैटल सीन्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब देयर वाज़ सम पॉलिटिकल नेचर ऑफ द सोसाइटी आल्सो। एंड मेन, पेंटिंग्स ऑफ मेन राइडिंग हॉर्सेस एंड एलिफेंट, राइट, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल तो हमें पहले भी देखने को मिला, जहाँ पे हमने हॉर्सेस की इमेजेस देखी, हंटिंग सीन्स देखे, तो वहाँ पे हॉर्स के ऊपर वो कर रहे हैं, हंट हॉर्स के ऊपर बैठकर जा रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ देम इवन कैरी बो एंड एरो। सो आप देखेंगे बो एंड एरो का इस तरह से डोमेस्टिकेशन ऑफ एलिफेंट हमें देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर आप देखेंगे फाइटिंग सीन्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चालकोलिथिक एज। नाउ दिस इज द रिफाइनमेंट ऑफ द पेंटिंग। बहुत ही शानदार हॉर्स हमें इस एज से बिलोंग करता हुआ, वाइट कलर का ये हॉर्स भिम्बेटका में देखने को मिलता है।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने वहाँ पे पिक्टोग्राफ्स की बात की थी। पिक्टोग्राफ्स के बाद हम पेट्रोग्लिफ्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? पेट्रोग्लिफ्स जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोग्लिफ्स क्या होते हैं, व्हेन यू कार्व आउट इनटू द रॉक, ठीक है? उसको आप पेट्रोग्लिफ्स बोलते हैं। तो दीज़ आर द डिस्कवरीज़ ऑफ लेटेस्ट टाइम पीरियड। अभी कुछ 8-10 साल पहले ही रत्नागिरी में हमें ये जो पेट्रोग्लिफ्स हैं, ये देखने को मिले हैं। काफ़ी ज़्यादा आई मीन डिस्कवर अब हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेट्रोग्लिफ्स हैं। Image created by removing part of the rock surface by incising, picking, carving as a form of rock art. So rock art का ही ये पार्ट है। रत्नागिरी पेट्रोग्लिफ्स हैं। ओवर 1000 सच पेट्रोग्लिफ्स हैव बीन फाउंड। या रत्नागिरी का जो एरिया है, आपका डिस्ट्रिक्ट रजापुर और रत्नागिरी, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र में, ठीक है? यहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिली हैं। कहते जी डिस्कवर्ड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स दीज़ आर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स ऑफ द रिसेंट टाइम्स। अब कहते हैं द कार्विंग्स कवर over 52 sites across the region, fill the void in the history of Konkan region. So कोंकण रीजन में जो हमारी स्टोन एज है, उस समय क्या चल रहा था, उसका जो एक वॉइड था, वो यहाँ पर इन पेट्रोग्लिफ से काफ़ी हद तक कवर हुआ है। लोगों को समझ आ गया कि भाई उस समय यहाँ पे कोई सभ्यता थी, कोई लोग थे जो कि इस तरह से अपने आप को एंटरटेन करते थे, अपने हॉबीज़ को फुलफिल करते थे। अब बड़ी खूबसूरत सी ये पेट्रोग्लिफ्स हैं, बहुत बड़े-बड़े एरिया में ये एरियल शॉट्स हैं बेसिकली, इफ़ यू कैन इमेजिन एंड अंडरस्टैंड, ये एरियल शॉट्स हैं, ड्रोन शॉट्स हैं, जो यहाँ पर लिए गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एलिफेंट हो गया, यहाँ पे और एनिमल्स दिखाए हैं। एनिमल्स को यहाँ पे रोकता हुआ एक आदमी दिखाया हुआ है, इस तरह से आप देखेंगे, है ना? सो ये सारे नाउ कहता जी रत्नागिरी एलिफेंट पेट्रोग्लिफ्स है स्प्रेड अक्रॉस 100 स्क्वायर फीट एरिया। सो छोटा ये नहीं है, ये बहुत बड़ा एलिफेंट है। उसमें के साथ साथ आप देखेंगे फिशेस, क्योंकि वो एक कोस्टल एरिया आ गया, तो वहाँ के जो कोस्टल एरिया के जो उनके एनिमल्स होंगे, या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको भी यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। ठीक है, फिश का आप देखें कितनी बड़ी डिपिक्शन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो पेट्रोग्लिफ्स की हमने बात की। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम मुरल्स की बात करेंगे। मुरल्स में हम फ्रेस्को को भी इसमें लेकर आएंगे, किस तरह से मुरल्स एंड फ्रेस्को में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, वो हम देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।